चलो देखो, हम नर्सरी एलकेजी यूकेजी से ही आपको पढ़ाते हैं और लगातार ये कहते हुए आए कि लगातार जाओ, स्टेज पे जाओ और बोलो, क्योंकि एज ए टीचर हमें पता था। और अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो हम सब ये जानते हैं, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप भी अपने से छोटों को यही सलाह दोगे कि जितना ज़्यादा स्टेज पे जाके बोलोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने हमेशा से एक बात आपको बताई, कही कि जो रफ नोटबुक है वो सारा का सारा जो आपका स्टोरेज है वो है गलती करने का। आप जितना रफ नोटबुक का इस्तेमाल करते हो, जितनी बार करते हो, आपकी जो गलतियां हैं वो वहाँ पे होती रहती हैं। आप आगे बढ़ते रहते हो, गलतियों से सीखते हो, और जब एग्ज़ाम आते हैं तो संभावना उतनी ही कम हो जाती है एग्ज़ाम में गलतियां करने की जितनी आपने प्रैक्टिस की है। अब 9th 10th हो या 11th 12th हो या कोई ग्रेजुएशन का बच्चा हो या कोई छोटा बच्चा हो, ये तो तय ही है कि अगर कोई पहली दूसरी तीसरी बार आएगा यहाँ तो वो स्ट्रगल तो करना ही है। हमने आपसे ये बात कही कि आप स्ट्रगल करो, स्ट्रगल इज एक्सेप्टेबल, लेकिन वो प्रोसेस में तो हो। जब आप पहली बार आए, आपने चुना पहली बार आने का, जो और चुना भी नहीं है, आपको ज़बरदस्ती आना पड़ा। ASL के तो लिए तो आना ही पड़ेगा। और अगर ये वाली चीज़ वॉलंटरी बेसिस पे आप शुरू से ही करते आते, धीरे धीरे आप अपने जो आपकी भाषा है, जो आपके बोल हैं, उनको ठहराव की स्थिति में लाते, तो आज ये स्थिति ना पैदा होती। हम एक एक चीज आपको वो बताते हैं जो हमने यहां पे एक्सपीरियंस नहीं की, बाहर जाके एक्सपीरियंस की। उसके बावजूद आप उन चीजों को इग्नोर करते हुए आए। आपको ओपन ऑफर्स मिलते हैं कि किसी को आना है स्टेज पर, आना है तो आ जाओ, आप उसे रिजेक्ट कर देते हो। जो व्यक्ति सोचता है अरे यहां से चुपचाप हो जाओ जरा 2 मिनट के लिए, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो। जो बच्चा ये सोचता है कि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी हो जाएगा, वो खराब स्थिति में जाएगा, ये निश्चित है बिल्कुल। आप 1 या 2 बच्चों को उनको मत देखा करो जो गॉड गिफ्टेड है, जो एफर्टलेसली सारा काम कर लेते हैं, उनकी समझ आ जाता है। मैं तो उनके लिए भी कहता हूं, अगर ऐसे बच्चे जो बिना मेहनत के भी उस स्तर तक पहुंचते हैं, उन्हें भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए ताकि उनका स्तर और सुधर सके। हम हमेशा से ये कहते हुए आए कि आपका जो रिजल्ट है वो 3 पिलर्स पर तो खड़ा हुआ है, आप, हम और आपके अभिभावक। और आप अपनी स्थिति को अगर देखो, और मैं यहां पे ब्लेम करने के लिए तो आया नहीं हूं, मैं सिर्फ आपसे ईमानदारी बरतने के लिए कह रहा हूं। आप अपने अपने मन में सोचो, मैं लगातार 3-4 दिन से कहलवा रहा हूं आपसे। आप सोचो कि आपका जो प्रैक्टिस का स्तर है वो क्या है। चीजें, गलतियां सबसे होती हैं, हमारे टीचर्स भी करते हैं, और हमारे क्या, सभी टीचर्स करते हैं। एक इंसान गलती करता ही है, आप गलती करते हो रोज, आपके माता पिता भी करते ही होंगे रोज, गलतियां तो होती हैं। लेकिन हम यहां से ये निश्चित करके चलते हैं कि जितनी गलतियां हमसे हुई उनको रिपीट ना करें हम, और जैसे जैसे आप 7वीं 8वीं 9th 10th की तरफ बढ़ें, वैसे वैसे आपका जो हर डिपार्टमेंट है एजुकेशन का वो सुधरे। अब इसे लॉकडाउन की स्थिति कहो या अपनी लापरवाही कहो, दुर्भाग्यवश इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी चीज़ें उस तरीके से आकार में नहीं आ पाई जैसी एक्सपेक्टेड थी। अब आप एक बहुत साफ सुथरी अवस्था में हो, स्थिति में हो, आपका और अभिभावक का ये कह के बड़ा अच्छी तरीके से पीछा छूट जाता है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई या टीचर ने नहीं पढ़ाया, क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है। आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, ऑप्शंस हमारे पास भी अवेलेबल है। क्योंकि अगर आप
एक फंडामेंटली सोचें तो दूसरे विद्यालयों के बच्चे उनसे असंतुष्ट होंगे जो वहां पे पढ़ते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास भी हैं, ऑप्शंस आपके पास भी हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि जिस स्तर से हमने आपको इतने साल तक पढ़ाया और आप सडनली यू डिसाइड कि नहीं ये खराब है, वहां पे मुझे जाना है और मुझे करना है। 11-12 के लिए तो मैं बिल्कुल निश्चित हूं, 11th 12th में तो आपको अपना सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा अगर आप कुछ करना चाहते हो परिवार के लिए, और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। 9th 10th के लिए मैं इतना निश्चिंत हूं अपने स्कूल में कि वी आर फार 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 बेटर देन एनी अदर स्कूल। हम डेडिकेशन में भी उनसे बेहतर हैं, हार्ड वर्क में उनसे बेहतर हैं, और पढ़ाई में तो हम बेहतर हैं ही। अब आप ये सोचें, और आप अपने आस पड़ोस में देखते भी होंगे, आपके आस पड़ोस से बच्चे भी आते हैं। एक वस्तु जो 3 पिलर्स पे खड़ी होनी चाहिए वो एक पे खड़ी है, और जिसकी 3 की 3 पे खड़ी है उसको देख के आपको अंतर साफ समझ में आएगा। इसे यार बाहर कर दो, किसके साथ आया है ये? तो मुझे पालतू लग रहा है। हाँ, आराम से निकालना भाई, बच्चे हैं, आराम से, बिल्कुल। वैभव बहुत आराम से इसे बाहर कर और गेट लगाओ। बेटा बहुत आराम से बाहर करो और गेट लगाओ, बस बात नहीं। स्टेज पे आने का मतलब घबराना नहीं होता, ठीक है, वो प्रोसेस में होता है। बट एक बात बताओ, जो चीज़ आपके ऊपर आन पड़ी उसे तो झेलना ही है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब आप सुबह को उठते हो ना तो पता चलता है दुनिया की दुनिया बदल गई। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि घबरा के छोड़ के भाग गए, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो स्टेज ही है। अभी जब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना तो पता चलेगा कि इतनी ज़्यादा मेहनत की थी, इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचे, पक्की नौकरी लगने दे, पेपर दे दिया, और बाद में आया कि ये पूरा सिस्टम कैंसिल किया जा रहा है क्योंकि पेपर आउट हो गया था। मैंने कहा है कि इसे बंद कर दो गेट को, और इसे बिल्कुल प्यार से बाहर निकालो, जबरदस्ती मत करो इसके साथ। गेट बिल्कुल बंद कर दो, गेट को ऐसे लगाओ, हाँ, इसे अब वैभव को अंदर आने दो। हाँ, अब गेट बंद कर दो अब। और पता चलता है कि पेपर ही कैंसिल हो गया, पेपर आउट हो गया था। बस तुम बात कर लो, मैं थोड़ी देर में कर लूंगा। तो वन 2 3 4 5 का आप भी पढ़ के आए हो, और आपके आसपास बच्चे भी होंगे, आपके घर में भी बच्चे होंगे 1 2 3 4 5 में जो पढ़ते हैं। आप उनका कभी सिलेबस चेक करना, सिलेबस, और आपको पता चलेगा कि सिलेबस में इतनी आसान आसान चीजें हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो वही जोड़ घटा गुणा भाग है। अब आप मुझे हाथ खड़े करना और ना करना अगर आपको लगे कि करना चाहिए। 6 7 8 9 10 की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा बच्चा हाथ खड़ा कर लो जिस पे प्लस माइनस नहीं आता। और ऐसा भी करो जो चारों के चारों नहीं कर सकता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। है कोई ऐसा बच्चा? अच्छा, आप में से कोई ऐसा भी है जो आज आता, मतलब आज आ गए इन पे, और आपकी क्या हो गई है, क्या कहते हैं उसे, इंटर भी हो गई और बीए भी हो गई, और वो फिर नहीं कर पा रहा, वो भूल गया हो? कोई ऐसा भी है क्या? हो तो बताओ, फटाफट बताओ।
नहीं है। एक भी नहीं है। बच्चे तो यहां पे थोड़े से डल भी हैं, वो भी कर देंगे प्लस माइनस। फ्रैक्शन तो कर ही दोगे, कर दोगे ना? हाँ जी, फ्रैक्शन कर दोगे, कर दोगे। ये आया किसके साथ होगा नहीं पता। वैभव के साथ आया है। वैभव तुम्हारे घर से आया है, वासु के घर से आया है, तो इसे छोड़ के आओ भाई। वासु, अगर ये तुम्हारे घर से आया वहां से तो इसे छोड़ के आओ। वासु, इसे छोड़ के आओ। जब आपको स्टेज पे बुलाया गया तो आपको सीधा सीधा उनका धन्यवाद करना है जिन्होंने बुलाया। प्रिंसिपल साहब जो हैं, जो भी वहां पे पद पे हैं, और जो मेहमान आए हुए उनका धन्यवाद करो, बिल्कुल सीधी सीधी सी भाषा में। आज मेरा टॉपिक यह है और मैं आज आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। नजर से नजर मिलाओ, उनकी ऑडियंस की तरफ देखने की कोशिश करो। धीरे धीरे आपको लगेगा कि सपोर्ट वहीं से मिलता है। जब आप नीचे देखते हो तो आप हमेशा एक पैनिक की स्थिति में रहोगे, क्योंकि आपको डर ही ये है कि वो जो मेरी नज़र से नज़र मिलेगी तो वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, या वो हंस ना पड़े। कोई नहीं हंसने वाला। जब आप लाइफ में सीरियस हो, जब आप स्टेज पे सीरियस हो, नोबडी इज गोइंग टू लाफ। कोई नहीं हंसता। सिर्फ हिम्मत करने वाली बात है, हिम्मत करने वाली। आप आओगे, आप अपने दिल से मेहनत करोगे, सारा का सारा गांव, सारा शहर, सारा देश आपका साथ देता है जब आप स्टेज पे होते हो। और जो हंसी उड़ाते हैं उनसे हमें लेना देना ही क्या है? जो व्यक्ति हमारी हंसी उड़ाता हो उनसे हमारा लेना देना कुछ है ही नहीं। अगर आप यहां पे नहीं बोलते हो तो पर्सनली आपका नुकसान होता है। अगर मैं अपने स्कूल में मेहनत नहीं करता हूं तो किसका नुकसान है? बोलो ना। मेरा नुकसान है अपना। शिवानी को यहां से बाहर करो। शिवानी यहां पे, यहां पे खड़ी हो, बाहर यहां पे आके, यहां पे खड़ी हो। उसी तरह अगर तुम किसी भी एग्जाम में तुम पर्टिकुलरली मेहनत नहीं करते हो तो सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे आपका नुकसान है। आप उस फीलिंग को जरा अनुभव करने की कोशिश करना। जब आप दो बच्चे जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं या क्लासमेट्स का एग्जांपल ले लो, जब दो बच्चे, चार बच्चे बात करते हैं और आप एग्जाम से छूटे और आप अब उसे मैच करने की स्थिति में हो कि चलो एक बार देख लेते हैं, और आपको पता है कि मेरा एक सवाल गलत हो गया, आपको पता चला 3 के 3 ने बिल्कुल सही कर दिया। नाउ यू फील द एक्सपीरियंस। बहुत सारे बच्चे तो बताते भी नहीं है कि मेरा गलत हो गया, क्योंकि वो एक इंफीरियरिटी का भाव मन में आता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली आप इसे सोचे तो नुकसान किसका था? नुकसान उसी बच्चे का हुआ है जिसका गलत हो गया। तो आप सोचते हो कि आप कलेक्टिवली सिर्फ एग्जाम से पहले तक बैठक में बैठ के उन चीजों को डिस्कस कर सकते हो और अपने जितने भी गुण हैं उन चीजों को आप बांट सकते हो। हमने यहां पर हर स्टेज पे हर दिन ये कोशिश की है कि आप एक ऐसी स्थिति में आए कि हम आपको टीचर की जरूरत ना पड़े। इसके लिए तो कम से कम आप आए और अपने प्रोग्राम को 15 मिनट 20 मिनट के लिए आप रोजाना करना शुरू कर दें। कई बच्चों की ये आदत है कि ये तो रोज ही होता है। अब क्या करें, रोज ही होता है। 15 मिनट में 20 मिनट में जितने बच्चों का नंबर आ पाता है उस हिसाब से 200-250 दिन लग जाएंगे हमें 2-2 3-3 बार यहां पे आने के लिए। तो जितना वो सपोर्टिव रहे हैं, आप जब यहां पे थे तो आप भी उतना धैर्य बना के रखो जब वो यहां पे है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? जब आप यहां पे आए तो सभी को नमस्ते करो, गुड मॉर्निंग करो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा
एंकर का जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, सभी का बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2 मिनट लूँगा। और आज का जो मेरा टॉपिक है, एक टॉपिक बताओ भाई, क्या है, क्या टॉपिक है तुम्हारा ASL का? हाँ, महामारी की समस्या। आपका क्या है? दहेज प्रथा। आपका क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। चलो ठीक है, नेक्स्ट। सारे के सारे टॉपिक ऐसे ही हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़े हुए हैं। महामारी की समस्या, इस पे तो जितना ही बोला जाए उतना ही कम है। सारा का सारा तो एक्सपीरियंस कर लिया, अब 3 साल हो गए हैं। अंत में जब आप रैप अप करते हो, वो थोड़ा सा 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। आज के लिए मेरे पास इतना ही था और आप सभी का बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वाली चीज़ें सुनी होंगी और इस आशा के साथ कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अब के लिए बस इतना ही, और कितना होता है। बात बोलने की नहीं है, यहाँ पे आके बोलने के लिए शब्द तो हैं तुम्हारे पास में, उन्हें यहाँ पे आने के लिए हिम्मत चाहिए। उन्हें यहाँ पे आने के लिए हिम्मत चाहिए। अब वो हो नहीं पाती। जब तुम एक्ट कर रहे थे यहाँ पे 26 जनवरी पे, हमने तुमसे एक बात कही, 9th से भी कही, 10th से भी कही। एक ही चीज रोकती है, वो तुम खुद हो। आप ही अपने ऊपर हंस रहे थे, हम तो नहीं हंसे। मेरी एक हंसी बता दो चलो, व्यक्तिगत तौर पे जिसका एक्ट मैंने देखा, मुझे बताओ कि सर आप वहां पे हंसे, आपके कारण, आपकी हंसी के कारण हमारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन गया। मुझे बताओ जरा, एक इंसिडेंट बताओ ना। मैं भूल से भी हंसा हूं जो? आप थे, आपको लगातार टोका गया कि आप आपस में मत हंसो। आप हंसोगे तो वो वाली चीजें डाउन आएंगी और बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10th को भी लास्ट के दिन तक यही वाली बात थी। तो जब आप अपनी हंसी उड़ाते हो तो जमाना तो उड़ाएगा ही उड़ाएगा। आप सीधे सीधे कहो वी आर द बेस्ट, और उसके ऊपर आप मेंटेन उसे करने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहां पे कमजोर फील करते हैं अपने आप को, बट वो लाइफ में बहुत बड़ा करते हैं, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी बहुत बड़े स्तर की होती है। निरंतरता, निरंतरता। इसलिए चीजों को बहुत गहनता के साथ सोचते हुए, विचारते हुए आगे बढ़ो। किसी से दूरी बनाने से कोई लाभ नहीं है। आप हमारे यहां पे मैक्सिमम 10 तक हो, ना तो ऐसे जाने का प्रयास करो कि डिस्टेंस हो। अगर आप चाहते हो कि हम आपके मतलब हर समय प्रशंसा करते रहें, प्रशंसा तुम्हें लाइफ में सिर्फ एक चीज पे मिलेगी, वो होगी पॉजिटिविटी। आप सोचते हो कि आप सिर्फ इधर उधर की बातें करके या नेगेटिव चीजें करके प्रशंसा प्राप्त करोगे, और जो उस तरीके से प्रशंसा करता है आपकी, तो भाई उसका वो देखे। स्कूल के अंदर प्रशंसा का पात्र वो होगा जो पॉजिटिव है, अपने परिवार के लिए सोचता है, यहां पे अपने लिए मेहनत करता है, वो वास्तव में प्रशंसा का पात्र है। आप सोचते हो कि हमें धमका क्यों दिया? भाई ऐसे ही डांट खाओगे। अगर उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो डांट खाओगे, अच्छी चीजें करोगे तो आपके एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं। इसलिए मेरी सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हर मोमेंट को बेस्ट बनाने की कोशिश करें। आपकी कोई राइटिंग का कोई काम है, कोई स्पीकिंग का काम है, उसको आप उसी लेवल पे लें जैसे बोर्ड का कोई पेपर हो। माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन हमने पढ़ाया है, इसमें 7 और 8 में जानबूझ के पढ़ाया, और 9वीं 10वीं को शायद पता नहीं होगा। बुकर टी वॉशिंगटन, 2 मिनट और ले लेता हूं। कोयले की खान में काम करते थे छोटे से बच्चे, और जिसे महत्व पता चल जाता है एजुकेशन का, वो चीजें करता है आगे। तो बुकर टी वॉशिंगटन ने किताब लिखी, किताब में से ही वो एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो छोटा सा आपका पार्ट, उसको 12th की इंग्लिश की किताब में डाल दिया गया। फॉर्चुनेटली वो हमारी 8वीं 7वीं की किताब में भी आ गया, और हमें ऐसा लगा कि 7वीं और 8वीं को दोनों को कंबाइन पढ़ा देना चाहिए। कोयले की खान में काम करते थे, और कोयले की खान में काम करते हुए एक दिन उन्होंने सुना, 1-2 व्यक्ति
बात कर रहे थे किसी स्कूल के बारे में और बड़ी दूर था वो स्कूल, ऐसा बात कॉन्वर्सेशन को सुन के लगा और उन्हें अच्छा लगने लगा उस स्कूल के बारे में सुनते सुनते, तो वो सुनते ही रहे, वो सुनते रहे। और उस समय पे उनके अंदर फीलिंग आई कि ये शायद इस पृथ्वी का सबसे शानदार जगह है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के बारे में और भी बहुत सारी बातें की। उसी समय पे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वहाँ पे जाऊँगा और एजुकेशन को प्राप्त करूँगा किसी भी तरीके से। अब समस्या ये थी कि जिस जगह वो रहते थे उस जगह से, जिस जगह वो विद्यालय था, उसकी दूरी 800 माइल थी। 800 मील का मतलब हो जाता है मोटे मोटे तौर पे 800, 400, 1200, 1300 किलोमीटर के आसपास। और पैसे के नाम पे आपको पता ही है, कोयले की खान में कोई बच्चा काम करता है तो कैसा रहा होगा। तो घर पे जाके उन्होंने चीज़ों को डिस्कस किया और उनकी मदर ने उनको सीधा सीधा मना कर दिया, क्योंकि एक ऐसा काम जो आपकी नज़रों में ऐसा हो कि यार ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए, तो और आप उसको डिस्कस करो अपने घर पे जाके, तो घर वाले भी कहेंगे यार ये खराब है, इसका व्यर्थ है, ये किसका कुछ परिणाम होने नहीं वाला। ऐसा ही उन्हें सुनने को मिला। माँ बीमार थी, बहुत ज़्यादा वीक हेल्थ में। वो माँ तो माँ ही है। अंत में जाके उसने बच्चे की खुशी के लिए आधे अधूरे मन से उन्होंने कह दिया कि चल, जब तेरी इच्छा है तो चले जा। उसका भाई थोड़ी सी मदद कर पाया जितनी वो कर सकता था, लेकिन वो तो नाकाफी थी। 1300 मील दूर जाना, बीच में किराया, खाने के पैसे, रहने का बंदोबस्त, फिर वहाँ पे फीस, बहुत छोटी सी अमाउंट लेके उन्होंने यात्रा शुरू की। और जब पार्टिंग हुई, यानी कि जब वो विदाई हुई, तो वो बड़ी रोने वाली थी, क्योंकि उनकी माता की उम्र ऐसी थी, हेल्थ ऐसी थी कि अब शायद वो उन्हें वापस आगे देखने को ना मिले। झोले में अपने कपड़े वगैरह लिए और चल दिए पैदल। तांगे वगैरह चलते थे, उसमें लिफ्ट मांगते हुए चले। और धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म हो गए जो थे। खाने के पैसे नहीं, भूखे प्यासे, कपड़े गंदे, बिना नहाए, बीमार टाइप, और चलते रहे। तो उन्होंने वहीं पे लिखा है कि मैं बीमार था, मैं अपीयरेंस अगर मेरी देखो, मैं गंदा भी था, आउट ऑफ मनी। और मेरा जहाँ पे मैं रुका उस रात को, जब मैं बिल्कुल थक गया था, इतने बड़े शहर में मैं अब से पहले कभी रहा नहीं था, और ना ही मुझे गलियों का पता था, ना ही मेरे वहाँ पे कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई जानने वाला। तो इसने मेरी समस्या को और भी बढ़ाया। लेकिन मैं सब कुछ था, सिर्फ क्या नहीं था, डिस्करेज नहीं था। मैं सब कुछ था, मैं मतलब मरने को तैयार था, बट मेरी हिम्मत टूटी नहीं थी। और रात को चलते चलते जब मैं ऐसी अवस्था में आ गया, ऐसी में कि मैं चल नहीं सकता, तो मैंने देखा एक सड़क के किनारे ही कुछ रास्ता था, वहीं पे ऊंचा टाइप था। मैंने वहीं पे सोचा कि यहाँ पे अब आराम कर लिया जाए। वहाँ से भी जो विद्यालय की दूरी थी वो 82 मील के आसपास थी, यानी 125 के आसपास या 150 के आसपास, जो भी है किलोमीटर्स में। सो गया उस थैले को अपना तकिया बना के, और सुबह जब जागा तो थोड़ा सा रिफ्रेश उठे। वो सुबह जब जागे तो थोड़े से रिफ्रेश उठे, और जब देखने लायक उजाला हो गया तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं शायद एक जहाज के पास हूं, शिप के पास। और फिर उन्होंने आगे जाके देखा तो पता चला वहां पे काम चल रहा था, वहां पे कच्चा लोहा उतारा जा रहा था, उससे मजदूर काम कर रहे थे, और भूख बहुत उन्हें लग रही थी। तो सीधा कैप्टन के पास पहुंचे, और कैप्टन के पास पहुंच के उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो कैप्टन ने उन्हें रजामंदी दे दी कि चलो आज के लिए काम करो और आपको वो पैसे भी मिलेंगे। पैसे दे दिए, नाश्ता किया। तो उन्होंने बाद में लिखा उस किताब में
कि बहुत ब्रेकफास्ट मेरे जीवन में हुए और बहुत अच्छे अच्छे हुए, लेकिन अभी तक भी वो ब्रेकफास्ट जो था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती, सबसे महत्वपूर्ण ब्रेकफास्ट था। कैप्टन इतना खुश हुआ उनके काम से कि उसने और थोड़ा सा उन्हें परमिशन दी कि आप ऐसे करो, काम करते रहो। और वो काम करते रहे, पैसे इकट्ठे होते रहे, खाना खाते रहे। और पैसों को ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कोई भी कमरा किराए पे लेना ठीक नहीं समझा। तो जहाँ पे वो सड़क पे सो रहे थे वो वहीं पे सोते भी रहे ताकि वो पैसे बचा सकें। और तब कुछ दिनों के बाद में ऐसा हुआ भी, वो इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि वो वहाँ से किराया हो सकता था पूरा, तो वो चल दिया, कैप्टन से विदा लेके चल दिया। हेड टीचर के पास पहुंचे, लेडी थी और एडमिशन कर रही थी बच्चे का। अब उन्होंने अपना जो भी था उन्होंने उन्हें बताया, लेकिन उनका अपीयरेंस ऐसा था, लुक वाइज वो ऐसे लग रहे थे कि किसी भी तरीके से उसने एडमिशन करने में उन्हें बड़ी हिचक हुई। तो उन्होंने फर्स्ट जो इमेज था उसको देखते हुए ना तो उसे हाँ किया और ना ही ना किया, बट उस दौरान उन्होंने कई सारे बच्चों के एडमिशन किए और इसी के कारण उन्हें थोड़ी बेचैनी भी हुई कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने उनका पीछा छोड़ा नहीं, वो जहाँ पे जाके बैठती थी वो वहीं पे चले जाता था एडमिशन के लिए। अब जब वो परेशान हो गई तो उन्होंने कहा वॉशिंगटन से कि जो बराबर वाला कमरा है ना वो एक रिसाइटेशन रूम है, उसमें म्यूजिक का जो रूम होते हैं जो जिसमें कुछ फर्नीचर पड़ा हो वो है, और आप एक काम करो, ये कपड़ा लो, बल्कि झाड़ू लो और उसे साफ करके आओ। और जैसे ही वॉशिंगटन ने सुना उसने फील किया कि अब मेरा चांस है, कि अब मेरा चांस है इंप्रेस करने का। मैं जितनी मेहनत इसमें कर दूंगा वो मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे कैरेक्टर को सामने लेके आएगा। और उसने 3-4 बार उस रिसाइटेशन रूम को 3-4 बार झाड़ू से साफ किया। उसके बाद जब वो झाड़ू लग गई, डस्टिंग क्लॉथ लिया उन्होंने और कमरे का कोना कोना 4 बार डस्टिंग क्लॉथ से साफ किया। हर फर्नीचर को जहां जहां पे धूल का कतरा हो सकता था वहां पे वो गए। और जब वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से निश्चिंत हो गए कि अब बुला लिया जाए, वो हेड टीचर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा आई एम डन और आप उसे चेक कर सकते हो। और हेड टीचर आए, उन्होंने देखा और वहां पे डस्टिंग क्लॉथ से अपने हैंकरचीफ से चेक किया जहां जहां पर वो कर सकती थी और उन्हें लगा कि यहां पर शायद होगा। और वही साबित हुआ जो बुकर टी वॉशिंगटन ने सोचा था। उन्होंने इसे कॉलेज एग्जामिनेशन की तरीके से लिया और इसी एग्जामिनेशन ने उन्हें एडमिशन भी दिलाया और उनका उसी दिन एडमिशन हुआ। और आज हम उनकी किताब के एक भाग को कक्षा 12 की प्रोज वगैरह में होगा, शायद प्रोज में होगा, 12 में प्रोज होती है ना एक किताब, उसमें था। और हमारे जीवन का, जब हम पढ़ रहे थे, हमारे जीवन का सबसे अच्छे पाठ में से एक जो हमें यह याद दिलाता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें यात्रा शुरू करनी चाहिए अगर आपने उसके लिए डिसाइड कर लिया है तो। और एजुकेशन का मामला है तो एजुकेशन तो आदमी, अगर आप इससे भी सीख लो, एक आदमी ऐसा जो 1300 किलोमीटर दूर जाना है, जिस पे पैसे नहीं है, जिसे ये भी नहीं पता कि कहाँ क्या करूँगा, वो पहुँचा वहाँ पे, हाँ चक्कर आ रहे हैं, भेज दो इसे, लेके चले जाओ। ठीक है जी, बस 10 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिए कहानी के चक्कर में। आपसे बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा बस इसका प्रयास करें कि आपसे हम जुड़े हुए हैं, आपका रिजल्ट वो हमारा रिजल्ट है। हमें इस टाइम 2 महीने आगे दुनिया भर की बातें सुननी पड़ती हैं, अलग अलग तरह की। सच्चाई को कोई ठुकरा नहीं सकता, जो सच है वो सच है। जो उतनी हम मेहनत करते हैं वो कभी आप छीन नहीं सकते, ना कोई दूसरा छीन सकता है, वो तो हम करते ही रहेंगे। बट फिर भी 2 महीने हमारे लिए बड़े क्रूशल हैं।
चलें, चलो चलो बेटा।